गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हरिहर काका पढ़ा रही थी। हरिहर काका पार्ट 1 पढ़ा रही थी मैं आप लोग को, और बताया था ये कि हरिहर काका जिसके लेखक है मिथिलेश्वर, तो बताया था कि हरिहर काका जब से ठाकुर जी पाड़ी से आए थे तब से उन लोगों सब में अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की। कोई बोल रहा था हरिहर को ज़मीन ठाकुर बाड़ी को लिख देना चाहिए, कोई बोल रहा था कि भाइयों को लिख देना चाहिए। इसी तरह गाँव में चर्चाएँ चल रही थी। उसके बाद क्या होता है आप पास देखिए। भावी आशंकाओं के मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे निवेदन करने लगे कि वे अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें, उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी माने भविष्य में होने वाली आशंका थी, उसको देखते हुए, उसको ध्यान देते हुए हरिहर काका के भाई जो है उनसे यह निवेदन मतलब होता है रिक्वेस्ट करने लगे। हरिहर काका के भाई हरिहर काका से रिक्वेस्ट करने लगे कि अपनी ज़मीन वे भाइयों को लिख दें, उनके सिवाय माने इन भाइयों के सिवाय उनको और कौन है। इस विषय पर हरिहर काका जो है लेखक से एकांत में बात करने लगे, बात किए, और उन लोग यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी को ना बनाया ना ठीक होगा, चाहे वो अपना भाई या मंदिर का महंत ही। तब लेखक के साथ जब उन्होंने डिस्कशन किया तो ये डिसीजन लिया कि जीते जी माने जब तक मैं जीवित हूँ अपनी संपत्ति में किसी को नहीं लिखूंगा, चाहे भाई हो और चाहे मंदिर का महंत ही हो। अपने गांव और इलाके के कुछ लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपनी उत्तराधिकारी या किसी अन्य को दिया, लेकिन उसके बाद उनका जीवन जीना दूभर हो गया, तो उन्होंने डिस्कशन किया हरिहर काका ने लेखक से कि अपने गांव और उन लोगों का बात का जिक्र किया जिन लोगों ने अपनी जीते जी ज़मीन अपने भाइयों के नाम, अपने वारिस के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया। उसके बाद उनका जीना मुश्किल हो गया। तो इस बात की चर्चा हरिहर काका ने लेखक से की। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, फिर भी इस बात को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत बनी। हरिहर काका अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी ये बात उनके समझ में आ गई थी और निश्चय उन्होंने कर लिया था कि जीते जी चाहे कब जीवित रहूं तब तक ज़मीन नहीं लिखूंगा। अपने भाइयों को उन्होंने समझा दिया कि मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं भी एकांत पाते कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर, अच्छे काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन बैग कर दो, फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करते मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करो। महंत जी भी हरिहर काका की खोज, टोह मतलब खोज में रहने लगे थे। कहीं भी एकांत अकेला हरिहर काका को देखते थे तो कहते थे कि देर नहीं करो हरिहर, अच्छे काम में देर नहीं करते हैं, चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन माने जल्दी से जाके ठाकुर जी के नाम ज़मीन लिख दो, फिर पूरी ज़िंदगी माने अपनी ज़िंदगी भर ठाकुर बाड़ी में राज करते मरोगे, तुम्हारी आत्मा माने तुम्हारे लिए विमान आएगा स्वर्ग ले जाने के लिए, तुम देवलोक जाओगे। इस तरह वो उन्हें समझा बुझा रहे थे। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते ना कहकर महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधा उन्हें मिल रही थी वो महंत जी की कृपा से ही, और हाँ तो उन्हें कहना नहीं है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर उन्हें जागरूक हुए और हरिहर काका चालाक हो गए थे। हाँ भी नहीं कहते, ना भी नहीं कहते। ना कहते तो महंत जी दुखी हो जाते, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधा उन्हें मिल रही थी महंत के कारण, वो महंत जी की कृपा से ही ये जो भी उन्हें ऐशो आराम मिला था महंत जी कृपा से, इसलिए उन्होंने हाथ कहना नहीं है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को लिखनी नहीं है। इस मुद्दे पर वो जागरूक हो गए। बीतते समय के अनुसार महंत जी की धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जा रही थी कि जाल में फंसी हुई चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई है। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था हरिहर धर्म संकट में, मैंने समय जैसे ही बीतते जा रहा था महंत जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनको लग रहा है कि चिड़िया जाल में फंसी है। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को उनको लग रहा था कि हरिहर को धर्म का संकट है, कोई इधर उधर की बातें कह रहा है, इसलिए हरिहर ज़मीन नहीं लिख पा रहे। और वो चाहता है कि ठाकुर बने, हरिहर को बारे में वो सोच रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि ठाकुर जी को ज़मीन लिख दूं, किंतु भाई के परिवार के माया मोद में बच जाता है। इस स्थिति में हरिहर काका का अपहरण कर जबरदस्ती बलपूर्वक उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी, मैंने वो चाहते हैं कि ज़मीन ठाकुर जी को लिख दें,
किंतु भाई के परिवार के महंत ये सोचते हैं कि हरिहर चाहता है ज़मीन ठाकुर जी को लिख दें, लेकिन भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाते हैं। इस स्थिति में हरिहर काका का अपहरण करके ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवाने के अतिरिक्त अलावे उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के भी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसके मैंने वो लड़ाकू प्रभावशाली व्यक्ति थे महंत जी। उनमें परिवर्तन कार्य को अपना कैसे गति देना है, कार्य कैसे करना है, वो सब मानते थे। इसलिए कुछ भी नहीं बता के वो अपने आप प्लान करने लगे, योजना बनाने लगे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक नहीं लगी। बात अभी हाल की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संतुद्ध पक्षधर भाला गणास और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ पहुंचे। मैंने थोड़े दिन पहले की बात है, लेखक बोल रहे हैं कि आधी रात हुई थी। ठाकुरबाड़ी के साधु संतुद्ध के पक्षधर जो है, उनके पक्ष वाले भाला गणासा लेकर एक हरिहर काका के दालान पर वो लोग आ गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने की बातचीत। मैंने गांव में कोई भी ऐसी घटना नहीं देखा था, नहीं सुना था। पूरा गांव जग गया। शुभ चिंतक मैंने भलाई चाहने वाले उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मैं दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे और खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मैंने हरिहर काका के भाई उनको लगा कि ठाकुर जी वो महंत ही ले गया होगा, तो वो महंत वो चले गए बहुत लोगों के साथ, अपने जान पहचान के लोगों के साथ बहुत लोग ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति रोज की तरह ठाकुरबाड़ी का मेन गेट बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को तो मैंने वहाँ का माहौल क्या था, शांति था, चुप्पी था, मौन था, पूरा सुनापन था। उनको समझ में आ गया कि ये काम महंत का नहीं है, दूसरे डाकुओं का है। और रकम की हरजाने की रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की आवाज़, सम्मिलित आवाज़, धीमी आवाज़ सबके कानों में पड़ी। सबके कान खड़े हो, मैंने वो लोग किसी दूसरा दिशा में जाना चाहते थे। उसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बात करने की आवाज़ आई, किंतु धीरे धीरे आवाज़ आई, सबका ध्यान उधर ही चला गया। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तीतर बीतर होने लगे। अपने हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। मैंने विश्वास उनको हो गया कि हरिहर काका यही है। अब क्या सोचना, ठाकुरबाड़ी का मेन गेट को पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी के छत से क्या हुआ, पत्थर रोड़ा उनके ऊपर गिरने लगे। वे इधर उधर होने लगे, अपने हथियार संभाले। इसके पहले ही ठाकुरबाड़ी की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे 3 भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते पर इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। एक नौजवान उन लोग के साथ था, उसके पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसके गिरते ही हरिहर काका के भाई के जितने पक्ष वाले थे सब भाग गए। सिर्फ 3 भाई बच गए थे। और तीनों भाई अपने बल पे तो नहीं, तीनों भाई अपने बल पे तो युद्ध नहीं जीत सकते थे, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर, माने वहीं के पुलिस थाने की ओर चले गए। उधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन। उधर क्या हुआ था, इधर तो उनके भाई भाग चले। ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत उनके कुछ विश्वासी साधु सादे कागज पे हरिहर काका के अंगूठे का निशान जबरदस्ती ले रहे थे। हरिहर काका महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर अरे मने उनको उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा होगा। उनको बहुत आश्चर्य हो गया। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें मैंने स्थिति ऐसी थी कि अब हरिहर काका को महंत पहले अच्छा लगता था, क्योंकि महंत के कारण सुख सुविधा मिल रही थी, उन्हें लग रहा था। लेकिन महंत की असलियत वह जान गए थे।
तो उनको अपने भाइयों का परिवार महंत के कंपेयर में अच्छा लगने लगा और हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती किया, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे। जिस धर्म संकट में तुम पड़ रहे थे उसे उबारने के लिए ही एकमात्र रास्ता था। महंत जी उनको समझाए जा रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारे लिए किया जा रहा है। अब तो अभी तुमको लगेगा कि आपके साथ जोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, लेकिन बाद में आपको समझ जाएंगे कि तुम उस धर्म संकट में पड़े थे, उसके लिए मान जिस धर्म संकट में है उसके निकलने का एकमात्र एक ही यही रास्ता है। इस प्रकार बच्चों हरिहर काका ने मतलब ज़बरदस्ती जिस महंत को श्रद्धेय समझते थे वो महंत ने उनका अपहरण करके ज़बरदस्ती ज़मीन दखल करने की कोशिश की और हरिहर काका के भाई भी हरिहर काका को छुड़ाने के लिए जाते हैं। इसके बाद की कहानी क्या होती है मैं आगे के क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए और जो डाउट हो मुझसे क्लास में पूछिए।